हरदीप पुरी जी, आप अगर आवाज सुन सकते हैं मेरी, तो मैं विभाग तो आपको अलग अलग संभालने हैं, मैं एक एक करके जो हाउसिंग है, जो कॉमर्स है, उस तक भी आऊंगी, लेकिन सिविल एविएशन से जुड़ा सवाल क्योंकि सबके जहन में रहता है। लॉकडाउन जब किया गया तो सबसे पहले फ्लाइट्स को ही बंद किया गया, चाहे विदेश से आने वाली थी या फिर अब एक जगह से दूसरे डोमेस्टिक ही अगर हम कोशिश करें, लेकिन उस सब के बीच सबसे चमकता हुआ जो उभरा वो मिशन वंदे भारत। चलिए, लगता है हमारे सवाल को वहां तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगी कि वो तब तक जो आवाज है उसे बेहतर कर दें। दरअसल दिन भर की जो हमारे लगातार सेशंस चल रहे हैं, उसमें हम अलग अलग मंत्रालयों में क्या काम किया जा रहा है, जो हमारे सामने संकट हैं उनका सामना कैसे किया जा रहा है। और अभी हम जब चर्चा करने वाले हैं तो हम तमाम तरह के सवालों के बीच उस वंदे भारत मिशन की भी चर्चा करेंगे, जिसके तहत पहले जब शुरुआती दिन में हमने देखा कि विदेश में जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें किस तरीके से लेकर आया गया, और अब ये चरण जिस समय विदेश में जो भारतीय हैं वो या तो किसी संकट की वजह से वापस आना चाहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं उन सबको किस तरीके से लाया जाए, उस सब पर कामकाज चल रहा है। इतना ही नहीं, समुद्र के रास्ते भी लोगों को बाहर से लाया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी जी, आप क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। पहले जो टेक्निकल ग्लिच था, मुझे लगता है कि दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट। अपना प्रश्न पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जी, वाकई कोरोना के इस काल में दरअसल अब सब कुछ ई तरीके से ही होना है, आमने सामने की बातचीत से बेहतर है कि हम, और घरों में भी लोग वीडियो कॉल्स पे ही बातचीत कर रहे हैं, तो अब हम ई एजेंडा में वही कोशिश करते हैं कि सब जितने प्रासंगिक सवाल हैं वो पहुंच जाएं सही तरह से और लोगों को घर बैठे उनके जवाब मिल सकें। तो मैं ये कह रही थी कि लॉकडाउन जब सबसे पहले एनफोर्स हुआ था पुरी जी, तो उस समय हमने देखा कि फ्लाइट्स को सबसे पहले बंद करना पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी सीमाओं में वो संक्रमण न आए। लेकिन उसके बावजूद पूरे मंत्रालय ने और जिस तरह से एयर इंडिया ने भी कामकाज किया इसमें, और लोगों को देशों से बाहर निकालकर लाते रहे, आज वंदे भारत मिशन की तरफ बहुत सारे लोग आस की निगाहों से देखते हैं। जी देखिए, जब 23 मार्च को ये निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन इम्पोज करना होगा, उस समय सबसे जो जरूरत थी, सबसे बड़ी आवश्यक थी, वो थी कि जो कोरोना की इन्फेक्शन की जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा कि 23 मार्च तो लॉकडाउन हुआ, पर उसके काफी हफ्ते पहले 1 फरवरी को हमने चीन से जो हवाई उड़ानें थी, एयर सर्विसेज थी, वो बंद कर दी थी। एयर इंडिया की उड़ान चीन को 1 फरवरी को हमने बंद कर दी थी। आपको ये भी याद होगा, उससे पहले हमने कई जो ऐसे देश हैं जो कोविड हॉटस्पॉट्स माने जाते थे, जैसे ईरान, इटली और देश, वहां से आने वाले जो पैसेंजर्स थे, यात्री, उनकी हमने स्क्रीनिंग भारतीय हवाई अड्डों पे चालू कर दी थी। और मुझे याद है कि 30 जो हमारे हवाई अड्डे हैं जहां पे इंटरनेशनल ट्रैफिक आता है, वहां पे हमने करीब 14,52,000 लोगों को स्क्रीन किया था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कदम सही समय पे उठाए और इनको अच्छी तरह इंप्लीमेंट किया गया, आज भारत की स्थिति जो है कोविड रिलेटेड, वो बाकी देशों के कंपैरिजन में थोड़ी ठीक है। इस समय जरूर इन्फेक्टेड केसेस 50-60 हजार हैं, पर फेटलिटीज जो हैं अभी भी 2000 से कम है। इसको आप अगर कंपेयर करें न्यूयॉर्क या लंदन या उन देशों के साथ, वहां जहां एक दिन में 2-2 हजार मृत्यु होती रही है, पर आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने पड़े हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ, उस समय हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, जो अन्य देशों में
जिनकी स्थिति जिसको हम कहते हैं स्ट्रैंडेड या डिस्ट्रेस में है, कईयों के वीजास खत्म हो गए हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके विश्वविद्यालय जहां पे वो पढ़ते हैं वो बंद हो गए हैं, कईयों के पास अब नौकरियां नहीं रही। तो भारत की अपने उन बच्चों, उन नागरिकों पे भी के लिए जिम्मेवारी बनती है। तो ये जो हमने इवैक्यूएशन प्रोग्राम है नया, जो हमने अभी 7 तारीख से आरंभ किया है, इसके दौरान हमारी इनिशियल ये एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 1,90,000 हमारे नागरिक जो बाकी देशों में इस समय जिनको समस्याएं हैं उनको हम वापस लाएंगे। पर जब हमने काम शुरू किया हमें यह स्पष्ट हो गया कि ये संख्या जो है, आंकड़ा जो 1,90,000 नहीं, ये उससे बढ़ सकता है। पर मुझे बहुत खुशी है आपको ये जानकारी देके कि जब से हमने ये मिशन शुरू किया है 7 तारीख से, 2 दिन ही हुए हैं, अभी तक जो व्यवस्था हमें चाहिए थी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग, जहां हवाई जहाज के चढ़ने से पहले एट द पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, हवाई जहाज के अंदर जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, और जो पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन है जहां पे सारे यात्री जा रहे हैं वहां पे उनकी स्क्रीनिंग और क्वारंटीन, अब तक ये सारे अरेंजमेंट्स सही तरीके से और सेटिस्फैक्टरी तरीके से किए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना बड़ा आंकड़ा, क्या ये संभव हो पा रहा है कि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग फ्लाइट में रख पाए, या फ्लाइट्स में अभी हम पालन नहीं कर पा रहे हैं इसका? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फ्लाइट के अंदर तो रखनी बहुत मुश्किल है। अगर जो इकोनॉमी क्लास की 3 सीट की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी अगर आप सेंटर सीट को खाली भी रखें तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस है वो नहीं होता। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग हवाई जहाज के अंदर संभव नहीं है। अब यही हम लोग करते हैं कि हवाई जहाज को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करते हैं जर्नी से पहले। जो एयर क्रू है वो प्रोटेक्टिव गियर में होते हैं, उनका भी टेस्ट किया जाता है, और पैसेंजर्स बोर्ड करने से पहले वो भी टेस्ट किए जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिस्क जरूर है इसमें, पर जहां तक हो सके हम प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, और अभी तक ये ठीक चल रही है। सर, इसका जो कॉस्ट है उसमें क्या सरकार अपनी तरफ से कोई योगदान दे रही है, या पूरी तरीके से जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं? देखिए, एयर सर्विसेज जो हैं और एयर कैरियर्स जो हैं ये बहुत थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, और आपको तो ये जानकारी होगी, एयर इंडिया जो इवैक्यूएशन कार्यक्रम में हमारी मदद कर रही है, हमारे नागरिकों को ला रही है, वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेन में है। तो अभी जो हमारी ये सारा कार्यक्रम है, दिस इज अ पेड इवैक्यूएशन, पर रीजनेबल रेट्स चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो वैसे ही हवाई जहाज खाली जा रहा है मोर और लेस इन मोस्ट केसेस, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अफेक्टेड पैसेंजर्स हैं, खास करके इकोनॉमी क्लास का फेयर है, वो रीजनेबल रखा जाए। हालांकि बहुत सारे देश भी इस मुहिम की आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं केरला के जो सीएम हैं पिनरई विजयन, उनकी तरफ से जो आलोचना की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने 80,000 लोगों को वापस लाने का प्लान बनाया है, इससे केरल में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जहां पर वो 0 कोरोना संक्रमण को टारगेट किए हुए हैं इस समय। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस क्रिटिसिज्म को? देखिए, जो भी हमने प्लान बनाया है रिपैट्रिएशन का, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे बाकी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सारा उनके साथ कंसल्टेशन के बाद बनाया गया है प्रोग्राम। अब जो लोग जो हमारे नागरिक हैं बाहरले देशों में जो लौटना चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि फ्लाइट्स बढ़ाई जाएं, ये जो नंबर्स हैं ये भी इंक्रीज करे जाएं, पर दिस विल डिपेंड ऑन जो हमारी राज्य सरकारें हैं, उनकी कोऑपरेशन होगी, और वो व्यवस्था कर पाएंगे नागरिकों को रिसीव करने के लिए और क्वारंटीन के लिए, तभी हम ये नंबर्स बढ़ा पाएंगे।
ये समस्या तो है, और जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन जब देश में शुरू हुआ उससे पहले से ही एयरलाइंस का लॉकडाउन, और इसीलिए जो क्राइसिल ने अपनी तरफ से जो एक एनालिसिस दिया है कि 24 से 25 हजार करोड़ का नुकसान इस इंडस्ट्री को हो सकता है। आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं आप, कैसे रिकवर करेगी ये इंडस्ट्री? आपने जिस एजेंसी का जिक्र किया, और कई एजेंसीज हैं जो ये अपनी करती हैं, पर मैं यही कहूंगा ये ज्यादातर बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन कि कितना नुकसान होगा वो इस पर निर्भर करती है कि लॉकडाउन कितनी देर चलेगा। अब ये 23 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत हुई, अगर मान लीजिए हम डोमेस्टिक ऑपरेशंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन जल्दी खोल पाएंगे तो इट स्टैंड्स टू रीजन कि जो लॉस है वो कम होगा। पर सिर्फ एयर कैरियर्स का लॉस नहीं है, जो हमारे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनका, टूरिस्ट इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का, तो सब इन्वॉल्व हैं। पर सिविल एविएशन एक सेक्टर है, हमारे जो एमएसएमईज हैं, हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, सबको लॉकडाउन के कारण क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है, इसलिए इस समय सरकार की पूरी कोशिश है, जहां तक मुझे समझ है इस चीज की, कि जितनी जल्दी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दोबारा शुरू कर लें आफ्टर टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशन, हमारी यही कोशिश रहेगी। हाउसिंग भी आपके अधीन है, और अभी हाल ही में जो रेंटल पॉलिसी को लेकर फैसले थे, उन सारी चीजों पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन पहले सिविल एविएशन को लेकर, चूंकि लोगों के मन में एक बहुत बड़ी चीज रहती है कि लॉकडाउन से नॉर्मलसी की तरफ अगर लोग देखते हैं तो उसमें एक यात्रा बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो यात्रा चाहे सड़क के मार्ग हो या फिर हवाई जहाज से अगर ज्यादा दूरी हो जाती है, आपकी ही सरकार का प्लान था कि जिसने भी हवाई चप्पल पहने हो वो हवाई जहाज की यात्रा कर सके। लेकिन ये कोरोना का संक्रमण हमें जिस दौर में ले आया है, क्या हम समझें कि हम 2 कदम पीछे हो जाएंगे उस योजना के बाबत? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूं कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे हमें हमारी कई समस्याएं आई हैं और थोड़ी देर रहेंगी, पर जब हम रीओपन करेंगे इस सेक्टर को, हमारी डोमेस्टिक ट्रैफिक इतनी है, हम इस समय दुनिया में 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट है हमारी, और ट्रैवल जो है काफी तक इसेंशियल है, ये लग्जरी चीज नहीं है। लोगों को अपने काम के कारण, अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के कारण ट्रैवल करना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम ओपन करेंगे, ये जो 2-3 महीने का गैप रहा है, 25 मार्च में ये शुरू हुआ था, मुझे उम्मीद है अगर हम अगले आने वाले कुछ ही दिनों में ये निर्णय ले लें कि हमें डोमेस्टिक सेक्टर ओपन करना है, तो हमारे जो एयरलाइंस हैं वो इसको अब्सॉर्ब कर लेंगी। जरूर सारे सेक्टर्स को पीड़ा तो हुई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को, पर मुझे उम्मीद है कि अगर जल्दी से हम स्टेप्स लेके डोमेस्टिक सिविल एविएशन को खोल लेते हैं और उसके बाद इसको शुरू में थोड़ी कैलिब्रेटेड तरीके से लिमिटेड परसेंटेज खोलेंगे, उसके साथ बढ़ा लेंगे, तो वी विल बी एबल टू अब्सॉर्ब दी पेन। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि लॉकडाउन जब उठेगा, जब एक एक करके फेस्ड आउट मैनर में ही हम समझें कि सबको थोड़ी थोड़ी रियायतें मिलेंगी, तो ये जो एविएशन इंडस्ट्री है वो कब तक खुद को तैयार समझ सकती है? मैडम, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है, और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। उनसे आज भी बातचीत होगी और हम उनको कहेंगे कि वो अपनी तैयारी बना के रखें। जैसे ही सरकार ये निर्णय लेती है एंड वी आर एबल टू अनाउंस द डेट ऑफ रिजम्पशन के डोमेस्टिक ट्रैफिक के लिए, तो उस समय, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगे। वो कब होगा, 3 दिन बाद होगा, हफ्ते बाद होगा, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी हम ये निर्णय लेंगे हमारी तैयारी पूरी होगी और हम जो रिस्क है उसको जहां तक भी संभव है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे।
आपके ऑप्टिमिज्म से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत लग रही होगी, हरदीप सिंह पुरी जी। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि लॉकडाउन से ठीक पहले जब मैंने अपनी अंतिम फ्लाइट ली, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ हर एयरपोर्ट पर देखने के लिए मिलती है। आपको लाइनों में भी बिल्कुल करीब करीब आप खड़े रहते हैं। क्या हम ये समझें कि अब वो समय बीत चुका है और अब ट्रैवल एक अलग तरीके से ही करना होगा, वो आदतें भी बदलनी होंगी और शायद हमें कुछ उसमें भी कमी करनी पड़े कि कितने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं या कितनी फ्लाइट्स एक समय में निकल रही हैं कहीं से? मैडम, जहां तक मेरी ऑप्टिमिज्म का सवाल है, वो तो थोड़ी सी मेरे डीएनए में है, तो मैं नॉर्मली ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं, पर इस समय जो मैं आपको सामने बात रख रहा हूं वो मेरी पर्सनल ऑप्टिमिज्म नहीं है। मैं आपको इंडस्ट्री के बारे, इंडस्ट्री की तैयारी, एयरपोर्ट्स की तैयारी, देखिए लॉकडाउन जरूर रहा है, पर हमारे जैसे हवाई अड्डे हैं, जैसे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्होंने दे हैव कैरिड आउट हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स, लाइफलाइन उड़ान की फ्लाइट्स, सेवरल हंड्रेड्स, 900 से अधिक टन इन्होंने कार्गो हैंडल किया है, जो बाकी देशों ने अपनी रिलीफ फ्लाइट्स चलाई हैं। तो कोरोना वायरस के कारण स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में बदलाव तो आएगा। जब पहले जैसे आप बता रही हैं, आपने जब फ्लाइट ली कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले, अब ये जो क्यूज थे एयरपोर्ट पे, अब नहीं हम परमिट कर पाएंगे। तो शायद ऐसे होगा जब नए प्रोसीजर्स चालू होंगे कि आप शायद अपना जो बोर्डिंग पास है अपने घर से ही प्रिंट करके लाइए, और शायद हवाई अड्डे नॉर्मल समय से कुछ देर पहले लोगों को आना होगा, यात्रियों को। वहां पे जो एयरपोर्ट पे प्रोसीजर्स भी हैं, शायद हमें शुरू में जो बैगेज एंटाइटलमेंट है, शायद हमें थोड़ी देर के लिए उसको कम करना हो। हर एक यात्री के लिए एक बैग, शायद हवाई जहाज के अंदर हमें जो मील सर्विस होती है, रिफ्रेशमेंट, शायद उस पर पाबंदी लगानी पड़े। ये सब चीजें हम तैयारी कर चुके हैं, हम एयरलाइन से भी बात करेंगे, इसको फाइनलाइज करेंगे। हमारी तरफ से तैयारी पूरी रहेगी कि जब जैसे ही सरकार जो इस पे निर्णय ले कि हमें सिविल एविएशन की जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है वो चालू करने हैं, तो मैं समझता हूं उसके बाद हमारे समय नहीं लगेगा। वी विल बी इन फुल प्रिपेयर्डनेस। तो क्या जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो उन्होंने किसी तरह के बेल आउट पैकेज की मांग की है आपसे, किसी तरह की मदद की मांग की है? देखिए, ये संभव है। सारे जो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, मैं उसको बेल आउट पैकेज नहीं कहूंगा, मैं उसको किसी और एक और तरीके से डिस्क्राइब करना चाहता हूं। देखिए, उनकी कुछ ऐसी मांग है, डिमांड्स हैं जो बिल्कुल लेजिटिमेट है। जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जो टैक्स लगता है, दैट इज अबाउट 30-40% जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, वो 30-40% एविएशन टर्बाइन फ्यूल का होता है। तो ये मैं बहुत देर से कह रहा हूं, जब से मैं सिविल एविएशन मंत्री का मुझे जिम्मेवारी दी गई है, कि इसको हमें रैशनलाइज करना चाहिए। कुछ और चीजें हैं, एयरपोर्ट चार्जेस हैं, कुछ और चीजें हैं, डोमेस्टिक रूट्स जो हैं। अभी आपको 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करना है, क्योंकि वहां पे डिफेंस स्पेस है, तो एक डिटूर लेके आना होता है। तो ऐसी कई इनकी जो मांगे हैं, हमने विदेश मंत्रालय के साथ इनको टेकअप किया है, और आने वाले दिनों में हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे कि इंडस्ट्री को, सिर्फ सिविल एविएशन नहीं, बाकी भी जो हमारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं, उनको जहां तक भी हो सके उनको उनकी सहायता की जाए। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, उन्होंने भी एक पैकेज की मांग रखी है। देखिए, इस समय हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट प्रायोरिटाइजेशन जो उसके अंदर है वो माइग्रेंट वर्कर्स, डेली वेज अर्नर्स, और उन ऐसे लोगों को उनकी प्रायोरिटी बनती है, और साथ बाकियों के लिए भी। इसके लिए क्या हमें कदम उठाने होंगे? मेरी जो सीनियर वरिष्ठ कॉलीग हैं निर्मला जी, वो उनके अधिकारी लोग इस पे चर्चा करके, मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये हो पाएंगी। देश में और भी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही थी। अगर हम हाउसिंग की ही बात ले लें तो सबको मिल जाए घर, उसमें अब बहुत समय नहीं बचा है। क्या लॉकडाउन जो कोरोना की वजह से इस समय हुआ है, उसकी वजह से हम समझें कि वहां पर आवंटन कुछ कम होगा, या फिर उस लक्ष्य की आपूर्ति में समय लगेगा?
मैडम, मुझे नहीं लगता कि जो हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने जून 2015 में ये योजना की शुरुआत की थी और उस समय उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक जहां पे भी वो रहते हो उनके पास अपना घर होना चाहिए, जिसमें मॉडर्न जो सुविधाएं हैं, एक किचन, टॉयलेट और बाकी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसमें हमने जो डिमांड असेसमेंट की थी कि हमें करीब 1 करोड़ ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना में यूनिट्स बनाने होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि अब तक हमने ये आंकड़ा ऑलरेडी पार कर लिया है और जो डिमांड असेसमेंट रिवाइज थी उसके अनुसार 1 करोड़ और शायद 12 लाख थी और मुझे लगता है कि इस महीने में वो भी पास हो जाएगी। सो कोरोना वायरस के कारण कोई हमारी केंद्रीय योजनाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। में थोड़ा समय गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद रही है, पर अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी काफी हद तक शुरू हो गई है। जो रोड कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी ओपन अप हो गई है और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लेबर करीब है और उसी विसिनिटी में है, वहां पे भी कई जगह में काम शुरू हो गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलेगी इसमें भी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी गति आएगी। पर इसको कहने के बाद मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री जो है, जिनकी हमारी एसोसिएशंस है, क्रेडाई, नरेटको, ये हमें अक्सर बताते हैं कि कोरोना वायरस से पहले भी इनके पास कई चैलेंजेस थे और ये चैलेंजेस जो है कोरोना वायरस के साथ जो हमने समय खोया है उससे चैलेंजेस बड़े हैं, पर हम उनके साथ बैठ के हमने कई निर्णय लिए हैं। ये कुछ अनाउंस हो गए हैं ऑलरेडी, कुछ वित्त मंत्री जी आने वाले दिनों में इन पे भी कुछ जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो उस पे हमें मार्गदर्शन देंगी। हरदीप सिंह पुरी जी, एक राजनीतिक जो तुलना होती है और राजनीतिक विरोधी जो आपके सरकार पर कटाक्ष करते हैं, वो एक तुलना बनाते हैं कि विदेश से आप लोगों को लेकर आ रहे हैं और मजदूर पैदल जा रहे हैं। क्या आपके हिसाब से ये तुलना सही है या फिर नहीं? देखिए, जो हमारे डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का ये लेजिटिमेट फंक्शन होता है कि तुलना करना, नैरेटिव बनाना, पर मुझे लग रहा है कि जो हमारे विरोधी दल हैं थोड़ी सी उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। कई बातें वो ऐसी उठा रहे हैं जो अगर खुद ही उस पे वो गौर करेंगे तो उन्हें लगेगा वो कितनी कैसी स्थिति में है। देखिए, माइग्रेंट लेबर के लिए जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। इस समय हमें कोई हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज नहीं है। हमारे जो गोडाउन है वो दे आर फुली स्टॉक, कोई स्टारवेशन डेथ नहीं हुई है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ सरकार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि हम उनको खाना पहुंचाएं एटसेट्रा, और ये चलता रहा। हमने ये भी इस केंद्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि जहां तक हो सके जो एम्प्लॉयर्स हैं दे शुड कीप पेइंग द वेजेस, वो भी करते रहे। पर ऐसा होता है कि जब लॉकडाउन थोड़ा बढ़ जाए, जब सेकेंड लॉकडाउन में गया, दूसरी है बेचैनी। कई लोग जब वो समझते हैं, क्योंकि आपके यहां से भी जो हमारे पत्रकार मित्र लोग हैं वो भी कभी कभी ऐसी रिपोर्ट देती है, उससे बेचैनी फैलती है, लोग अपने परिवार के साथ जाकर मिलना चाहते हैं। इसलिए हमने ट्रेन सर्विसेज भी शुरू कर दी हैं। और अब आज जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे हरियाणा में वहां पे 1 लाख लोग हमारे माइग्रेंट वर्कर अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे कारोबार शुरू हो गया है। अब ऐसा है कि अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए हमारे मित्र लोग जो हैं विरोधी दलों में कई बातें करते हैं, कुछ तो एकदम बेहुदा होती हैं। अब मैं उन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। दी आर्ट ऑफ गवर्नेंस जो मोदी जी कर पाए हैं, मैं समझता हूं दुनिया भर में आप कहीं देख लीजिए, हमारे नंबर्स इन कंट्रोल है। हमारा रिलीफ पैकेज जो है कंपेयर टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी अभी इवॉल्व कर रहा है और इसमें प्रायोरिटी दी जा रही है आम आदमी को, माइग्रेंट वर्कर्स को, वेज अर्नर्स को। जो अगर रिमेनिंग स्टेप्स हैं, मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा
क्या माइग्रेंट वर्कर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अगर आप एक तरीके से देखें, माइग्रेंट वर्कर्स जो है स्टेट्स में काम करते हैं, तो कुछ स्टेट्स ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। अब वहां पे अगर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उसका क्या किया जाए? पर हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। पहले उनके लिए बसेस की गई, अभी स्पेशल ट्रेन चलाई गई, और जो भी तरीका है, संयुक्त जिम्मेदारी आपके हिसाब से संयुक्त जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप सिंह पुरी जी इस पूरी जानकारी के लिए। किस तरीके से विदेशों से लाया जा रहा है, किस तरीके से माइग्रेंट लेबर्स के लिए काम किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.